अरे एक बार भाई इधर देखो। क्या? अरे गैलेट भाई ऐसे ऐसे खड़े हो। पीछे से हट जाइएगा, पीछे से हट जाइए भैया। संजीव भाई थोड़ा कुर्सी पास में कर लीजिए। संशोधन लाए शामिल किए थे स्वयं किसानों के अपने घोषणा पत्र में ले आए थे। आज वो मुकर रहे हैं क्योंकि तमाम लोगों का उन पर दबाव पंजाब का हरियाणा में। रोजगार के लिए क्या कुछ करने वाले हैं, क्योंकि बेरोजगारी को लेकर काफी हल्ला मचा रहे हैं। ये जो MSME सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा और उत्तर प्रदेश में तो बेरोजगार बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगने जा रही है। उत्तर प्रदेश तो अब नंबर 2 पे आ गया देश में विकास के मामले में बहुत तेज, और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में आने जा रही है। डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में आने जा रहा है। देश में 2 ही जगह है, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश है जो डिफेंस कॉरिडोर है। और आप उसका कानपुर भी है, बुंदेलखंड भी है, अलीगढ़ भी है। सीएम सर ने बैठक करी थी, उसमें ये कहा गया था कि अभिजीत सिंह सांगा और अतुल पाठक जी का फोन नहीं उठाया जा रहा है। सीएमओ फोन नहीं उठाते, ना डीएम उठाते, ना कमिश्नर उठाते हैं। इस मामले में आपके पास क्या जानकारी है? क्या आपका भी फोन नहीं उठाया जाता है? नहीं, हमारे तरफ से कभी बात आई नहीं। फोन उठाते हैं, मेरी बात होती है और जो मैं कहता हूँ वो काम भी करती हूँ। अब पूछो। मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं है। आपने देखा होगा 2007 में एक कानून बना था, फॉरेन कंट्रीब्यूशन अधिनियम, यानी विदेशों से जो चंदा देते थे उस चंदे में अभी तक कोई पूछताछ नहीं होती। उस चंदे को अब आधार से जोड़ दिया गया कि जो भी जो कंपनी होगी या NGO होगा उसमें जितने मेंबर हैं सबके आधार लगेंगे और उनको दिल्ली में स्टेट बैंक में अकाउंट खोलना पड़ेगा। उनका ऑडिट भी होगा। दूसरे प्रतिबंध ये लग गया है कि यो अभी तक 50% पे खर्चा दिखाते थे, यानी 1 करोड़ चंदा मिला तो 50 लाख वो अपने ऊपर खर्च कर लेते थे। अब ये प्रतिबंध हो गया है कि आप मात्र 20% अपना प्रशासनिक खर्च कर पाएंगे, 80% जिस काम के लिए लिया उस काम में खर्च करेंगे। अभी क्या होता था, इसका दुरुपयोग हो रहा था धर्मांतरण में और चीज़ों में, और मैं तो कहूँगा इसको आतंकवाद के बढ़ावा देने में भी इस पैसे का दुरुपयोग हो रहा था। इस पर प्रतिबंध लगे क्योंकि ऑडिट होगा अकाउंट का। इसी तरह एक और आपने देखा होगा कि कोरोना काल में जो हमारे नियुक्त पद और अब कोई भी फैक्ट्री जो चाहती है कि हम फैक्ट्री का क्लोजर कर दें तो उसको 300 कर्मचारियों के ऊपर है तो सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी, तब क्लोजर कर सकते हैं, बगैर उसके नहीं कर। अभी तक तो चाहे जो क्लोजर कर लेते थे। दूसरे, प्रत्येक कर्मचारी का वर्ष में 1 बार निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कराना पड़ेगा, बगैर प्रतिवर्ष होगा। इसका श्रमिक से कोई मतलब नहीं। ये फैक्ट्री वाले वो खर्चा बैन करेंगे, नहीं तो सरकार बैन करेगी, लेकिन होगा। दूसरे एक और संशोधन है कि महिला कर्मचारी यदि हैं कहीं भी तो शाम को 7 बजे से सुबह 6 बजे तक बगैर महिला कर्मचारी के अनुमति के उनको नौकरी पे आने के लिए, ड्यूटी करने के लिए आप बाध्य नहीं करते। इस दूसरे कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए भी हुआ है, जो
एक जो बाहर की लेबर आती जाती है उनके लिए भी एक बोर्ड बनाया जा रहा है, श्रम कल्याण बोर्ड राष्ट्रीय स्तर पर। और वो सुझाव देगा कि जो दूसरे राज्यों को, दूसरे जिलों को जाने वाली लेबर है उसके लिए क्या क्या नियम बनाए जाए। सामान खरीदें, कमीशन से जो खरीदा जाता है वो बंद करें, व्यापारी जो है और किसान को उचित मूल्य मिले। जितने व्यापारियों को तो हमने प्राथमिकता दी इस बिल में। हमने कहा है कि आप व्यापारी को दें, किसी ये औद्योगिक संस्थान को बेचें, किसी प्रदेश में बेचें, किसी प्रोसेसिंग यूनिट को भी बेचें। यानी हमने किसान का हित देखा है। देखिए ये बिल है किसान हित का, इसलिए किसान को सपोर्टिंग प्राइस सबसे ज़्यादा कैसे मिले इसका ये बिल है। मतलब कुल मिला के मंडी के और अंदर इसलिए इसको कहा गया है किसान प्रोटेक्शन बिल। इसका मतलब ये हो गया मंडी के अंदर अगर वो व्यापार करते हैं तो 2.5% शुल्क देना पड़ेगा, बाहर करते हैं तो शुल्क नहीं है। हाँ। ठीक, तो उसके अंदर जो मंडी के अंदर तमाम कामगार हैं, पल्लेदार हैं, मुंशी हैं, लोगों ने दुकानें ले रखी हैं, व्यापारी हैं, उनके परिवार हैं, इनके लिए क्या सोचा सरकार ने, ये पूछने के लिए। देखिए जो लेबर है वो तो काम करेगी। अब केवल ये है, ये मंडी शुल्क का जो अंतर आ रहा है बाहर का और अंदर का, इस मंडी शुल्क का अंतर कैसे कम हो, ये पार्लियामेंट में भी चर्चा हुई। ये बता दें आप, जब विधेयक पे रख रहे थे तो विचार आए। तो देखिए दो हमारे यहाँ तो कम शुल्क है, लेकिन पता है पंजाब में कितना शुल्क, 11, और हरियाणा में भी शायद 10%। मंडी शुल्क ज़्यादा होने के कारण 10% अगर कटौती होगी तो कहाँ से होगी, किसान से। तो इन लोगों को चाहिए, व्यापारियों को आपस में बात करके कि मंडी शुल्क राज्य सरकारें घटाएं, क्योंकि हम किसानों को से मंडी शुल्क लेके आमदनी का स्रोत नहीं होना चाहिए। ये तो सेवा का केंद्र है मंडी। तो फिर व्यापारी वहाँ पर और बाहर एक ही कीमत पे खरीदे, मंडी शुल्क समाप्त हो जाए तो व्यापारियों का फायदा। इसमें मैसेज यही जा रहा है, और ये हो जाएगा धीमे धीमे, समय लगेगा। मंडी शुल्क आप मानिए कि मंडी शुल्क खत्म का अग्रसर कार्रवाई हो। क्यों? क्योंकि जब यानी स्वास्थ्य कर्मियों से या सुरक्षा कर्मियों से या पत्रकारों से कोई अभद्रता करेगा तो ये दंडनीय अपराध होगा और दंड होगा, यानी कोरोना काल में। उसी तरह तमाम टैक्सेशन के बिल आए, जैसे टैक्सेशन के इसलिए आए कि तमाम इंडस्ट्री को जीवित रखने के लिए उनके कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती कर दी गई है। तो अध्यादेश पहले ही आ गया था, लेकिन बिल अब लोकसभा में पास हुआ है। उसी प्रकार जो विधायकों की सैलरी वगैरह काटी गई है उसके भी अधिनियम पास हुए हैं, और उसी प्रकार श्रमिकों के लिए नहीं, फार्मर्स के लिए कानून है। अभी तक फार्मर्स के लिए ये था, किसानों के लिए, कि वो अपने उत्पाद या तो मंडी के माध्यम से बेचें, रख रही थी, आ जा रही थी, पैदल जा रही थी, तो इसके लिए ये बनाया गया है। बाकी तो टैक्स वगैरह में अमेंडमेंट है। और एक कानपुर के लिए महत्वपूर्ण लेना कि अब जो BIC की जितनी मिले वो अधिकृत रूप से बंद कर दी जाएंगी, और जितने कर्मचारी हैं उनको BRS दिया जाएगा, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, ये लागू की जाएगी। और उसमें और भी कुछ कर्मचारी हैं, जैसे एल्गिन मिल के कुछ बचे हुए हैं, और जो स्कूल विद्यालय चलते थे उसके 19 कर्मचारी बचे हुए हैं। मेरा प्रयास होगा कि इसमें भी उनको भी BRS में सम्मिलित कर दिया जाए, जो अभी सम्मिलित नहीं है बता। और BIC की मिलें केवल कानपुर में ही नहीं है, और जगह भी, धारीवाल वगैरह इन्हीं की पार्ट हैं। तो अब BIC ग्रुप की क्लोजर का सरकार ने मन बना लिया है, और ये कैबिनेट डिसीजन या तो अक्टूबर में हो जाए या नवंबर में हो जाएगा।
क्योंकि कैबिनेट नोट बन गया है और कैबिनेट नोट जब कैबिनेट में जाएगा वो सहमति दे देगी, तब वित्त मंत्रालय धन उपलब्ध कराएगा। और मैं समझता हूँ कि ये इसी साल इन लोगों का भुगतान कर दिया जाएगा, जो 250 करोड़ रुपये है, करीब 250 करोड़ रुपए का होगा या ज़्यादा भी हो। इसमें एक विवाद है, ये मांग रहे हैं छठे वेतन मांग से DRS दिया जाए, 7वें से नहीं, छठे से मांग, छठे से मांग रहे हैं, छठे से है। और नीति आयोग का भी है, लेकिन अभी इन पे DIC चेयरमैन पे इन लोगों को, यहाँ लेबर यूनियन वालों को भरोसा नहीं कि चेयरमैन कह रहा है कि तीसरे से देंगे, यही है ना? नहीं, उसको तो छठा तो बनाया है, मतलब 24-25 हज़ार में है, 36,000। तो जो विवाद है वो कुछ अमाउंट का है, वो सुलटा दिया जाएगा। हम चाहते हैं कि मजदूर का जब भुगतान हो रहा है तो मजदूर प्रसन्न है, उनका पूरा पैसा मिले, ताकि वो आगे अपना काम कर सके, अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। तो ये लाल इमली की 40 साल पुरानी समस्या है, जिसका समाधान मुझे 1.5 वर्ष लगना पड़ा। पार्लियामेंट में सरकार के खिलाफ बोलना भी पड़ा, लेकिन सरकार ने सुनी। उसी प्रकार कानपुर का महत्वपूर्ण मुद्दा, मैंने अनवरगंज से लेके मंदना तक की रेलवे लाइन को हटाकर मंदना को पनकी से जोड़ने का मुद्दा उठाया, क्योंकि ये व्यापारियों की भी मांग थी, गुमटी वगैरह व्यापार मंडल की, और कानपुर के विकास की भी मांग थी। कानपुर 2 भागों में बट गया, 18 किलोमीटर, उत्तर और दक्षिण में विकास रखा हुआ। ये मुद्दा हमने उठाया, सर्वे वगैरह इसका हो गया है, ये बता दें आपको, एस्टीमेट भी बन गया है, और ये मामला नीति आयोग में अभी जाएगा। और मुझे विश्वास है कि नीति आयोग से भी मैं सहमति इसकी करा दूंगा, और 2021 में ये विधिवत ये रेलवे लाइन हटाने का मामला शुरू हो जाए। फिर हमने एक